बच्चों, उम्मीद है आप काफ़ी अच्छे होंगे और नीट की ज़बरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं वन शॉट की बात करूँगा, एक वीडियो बराबर एक चैप्टर, यानी न्यूक्लाई को आज पूरा फिनिश कर देंगे नीट के लिए। तो नीट के पर्पज़ से आप इसको अगर पूरा देख लेते हैं तो आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप क्वेश्चन दबा के लगाइए। तो शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे कोई भी टॉपिक आपसे स्किप ना हो, पूरे टॉपिक इसमें कवर मिलेंगे। और हाँ, अरविंद नीट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर टॉप क्वालिटी कंटेंट। मेरे पास 25 साल का एक्सपीरियंस है और मैं सुपर इजी लैंग्वेज में पढ़ाता हूं, तो आसान भाषा में फिजिक्स सीखने के लिए अरविंद सर से जुड़ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं, न्यूक्लाई वन वीडियो इज टू वन चैप्टर, और पूरा फिनिश कर देंगे न्यूक्लाई इसके अंदर। कई बच्चों का रहता है कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ उनको मिल जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अरविंद नीट ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। इसके स्टोर सेक्शन में आइएगा, यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा नीट फ्री पीडीएफ्स। इसमें सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी अनलॉक, और उसको आप डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके लिए क्योंकि समय बहुत कम है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन लगाने चाहिए जो ऑप्टिमाइज्ड हो, जिस तरह के क्वेश्चंस आपके नीट में आते हैं या उस तरह की प्रैक्टिस हो जाए। तो उसी के लिए मैंने नीट श्योर क्वेश्चन बना दिए हैं। ये 25 क्वेश्चन पर चैप्टर हैं। आप आसानी से पूरी क्लास 11th और 12th की फिजिक्स लगा पाएंगे। ये फुली सॉल्व्ड हैं, तो सोल्यूशन के लिए कहीं भागने की जरूरत नहीं है। तो नीट श्योर क्वेश्चन लगाकर आप कम समय में अपनी ऑप्टिमाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो आपको काफी नंबर बढ़वाने में मदद कर सकता है। तो जो बच्चे नीट श्योर क्वेश्चन लेना चाहते हैं, वो अरविंद नीट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसके स्टोर सेक्शन में जाइए, यहां पर आपको नीट शो दिखाई पड़ेगा। लेकर अपनी पढ़ाई को या अपने क्वेश्चंस को लगाकर जल्दी से खत्म कीजिए, जैसे बेस्ट पॉसिबल स्कोर आपको मिल सके। और अरविंद नीट टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां मैं अपडेट्स और आपको गाइडेंस देता रहता हूं। चलिए पढ़ाई की बात शुरू करते हैं, जिसकी वजह से वीडियो बन रहा है। तो आपको मालूम है कि जो एटम का सेंट्रल कोर होता है, ये एटम था जो आपने सीखा था पिछले चैप्टर में, इसका सेंट्रल जो कोर है उसी को आप बोलते हैं न्यूक्लियस। और इसकी फाइंडिंग कहां हुई थी? रदरफोर्ड का जो 1911 में एक्सपेरिमेंट था, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसी में ये सेंट्रल कोर या न्यूक्लियस की बात पता चली थी। अच्छा, उसके बाद ये जो न्यूक्लियर साइज होता है वो 10 की पावर -15 मीटर का होता है, या एक फर्मी का, क्योंकि 10 की पावर -15 मीटर एक फर्मी कहलाता है। और एटम का जो साइज है वो 10 की पावर -10 मीटर होता है, यानी एक एंगस्ट्रॉम के बराबर। ये ऑर्डर है उसका। कहने का ये मतलब है कि अगर आप अपने क्लासरूम में बैठे हैं, तो क्लासरूम के बराबर अगर एटम है, तो ये पेन की टिप के बराबर आपका न्यूक्लियस होगा। इतना छोटा होता है न्यूक्लियस। और देखिए, जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कंबाइंड एक नाम दिया गया है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स टुगेदर कॉल्ड न्यूक्लॉन्स। कुछ बातें और, अगर किसी न्यूक्लाइड को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? एक्स एलिमेंट हो गया, जेड ये आपका एटॉमिक नंबर हो गया, और ए मास नंबर हो गया। अब देखिए, जो एटॉमिक नंबर होता है जेड, उसका मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और जो मास नंबर होता है उसका मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इन दोनों की संख्या। और जो न्यूक्लियर मास होगा वो टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होगा। ये बातें क्लियर होनी चाहिए, है बहुत ही आसान, लेकिन अगर कंफ्यूजन है तो चीजें समझने में दिक्कत होगी। अब हम बात करते हैं एटॉमिक मासेस की। तो जब हम एटम के मासेस को या न्यूक्लियस के मास को रिप्रेजेंट करते हैं, तो एसआई सिस्टम में जो किलोग्राम यूनिट होती है मास की, वो काफी बड़ी पड़ती है। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, तो मास ऑफ कार्बन 12 एटम की बात की जाए तो 10 की पावर -26 किलोग्राम में है। तो ये यूनिट प्रैक्टिकल यूनिट नहीं होती, कन्वीनियंट नहीं होती। तो एटम्स के लिए या न्यूक्लियस के मास को रिप्रेजेंट करने के लिए कन्वीनियंट यूनिट बना दी गई, उसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। उसको डिफाइन भी कर दिया गया कि जो मास ऑफ कार्बन 12 एटम है वो 12 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होगा। या कह लीजिए, एक एटॉमिक मास यूनिट का जो मास होगा वो 1/12 कार्बन 12 एटम के बराबर होगा। और इसका रिलेशनशिप भी दे दिया गया, ये देखिए यहां पर, कि एक एएमयू लिखिए या केवल यू लिखिए, एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.660565 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। तो इस कन्वर्जन को भी ध्यान रखिएगा, यहां पर कैसे निकला वो लिखा है। और मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो कितना होता है, इसको किलोग्राम में भी याद रखिए, कई जगह इस्तेमाल करना पड़ता है आपको। ये एएमयू के अंदर है। इसी तरह मास ऑफ न्यूट्रॉन है, जो थोड़ा सा इससे भारी होता है प्रोटॉन से, और ये एएमयू में थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है। और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी याद कर लीजिएगा, जगह जगह 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम इस्तेमाल आप करते हैं, और ये एएमयू में मास है। तो मैंने आपको बताया कि एटॉमिक मास या न्यूक्लियर मासेस को हम एटॉमिक मास यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे रिप्रेजेंट करना आसान या कन्वीनियंट हो जाता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लाई, अलग अलग तरह के न्यूक्लाइस कैसे होंगे।
तो पहली बात है, आइसोटोप्स अगर हैं तो उसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है, Z सेम A डिफरेंट। और अगर आइसोबार्स है तो उसमें A सेम होगा, Z डिफरेंट होगा। अगर आइसोमर्स हैं तो A और Z सेम होंगे लेकिन डिफरेंट एनर्जी लेवल पे होंगे, इसलिए आइसोमर्स बोलते हैं। आप केमिस्ट्री में आइसोमरिज्म या आइसोमर्स काफी पढ़ते हैं। और आइसोटोन्स की बात करें तो आइसोटोन का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पाए जाए। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं? A माइनस Z से, क्योंकि A है जिसमें प्रोटॉन का नंबर प्लस न्यूट्रॉनों का नंबर मिलाकर है और उसमें प्रोटॉनों का नंबर घटाओगे तो न्यूट्रॉनों का नंबर निकल आएगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर कहीं निकालने हैं, एन लिख देते हैं, तो आप A माइनस Z से निकालेंगे। इस बात को पकड़ के रखिए। बाकी Z होता है एटॉमिक नंबर और A है मास नंबर। ये भी मैंने बताया, एक बार याद दिलाने के लिए दोबारा। अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लाई। तो यहां पर साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात करें या न्यूक्लाई की बात करें तो ये जो वॉल्यूम है, देखिए ये प्रोपोर्शनल है मास नंबर के। इसी से जब R की वैल्यू, क्योंकि 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, तो R इज प्रोपोर्शनल टू A की पावर 1/3 आता है। ए R क्या है? रेडियस। ये देखिए यहां पर ये न्यूक्लियस बनाया है और यहां से इसका ये R है, दिस इज R। ये जो रेडियस है वो R0 A की पावर 1/3 के बराबर होता है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ जो R0 है ना, ये कांस्टेंट नंबर है, ये रेडियस नहीं है। ये कांस्टेंट नंबर है जिसकी अधिकतर न्यूक्लियस के लिए जो वैल्यू है वो 1.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर होती है। तो ये जो R का रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस है वो A पर ही डिपेंड कर रहा है। A क्या है? मास नंबर। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे सवाल यानी आपके यहां आने के चांसेस बने रहते हैं, तो इस फॉर्मूले को जरूर पकड़े रहिएगा। आगे वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस की बात करें तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, क्योंकि 4/3 पाई R क्यूब लिखते हो, तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू R क्यूब और R प्रोपोर्शनल अभी हमने देखा A की पावर 1/3 के। तो यहां पर सीधा जो V की प्रोपोर्शनलिटी है कि वॉल्यूम किसी न्यूक्लियस का किसके प्रोपोर्शनल होगा? उसके मास नंबर के प्रोपोर्शनल होगा। जितना मास नंबर होता जाएगा उतना उसका वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा। और मास नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, है ना। ये इलेक्ट्रॉन लिख दिया, यहां पर न्यूट्रॉन्स होना चाहिए। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये हो जाएगा आपका मास नंबर। आगे बात करते हैं मास ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का देखिए मास क्या होगा? न्यूक्लियस के अंदर का मास की बात की जाए तो अगर हम ये देखिए न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, देखिए प्रोटॉन भी पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन भी, दोनों का जो मास है अप्रोक्सीमेटली, न्यूट्रॉन थोड़ा भारी होता है, अप्रोक्सीमेटली सेम कह सकते हैं। तो अगर कोई न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर A है, मास नंबर A होने का मतलब क्या है कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन A के बराबर है। अगर एक का मास हम ले रहे हैं MP अप्रोक्सीमेटली, तो टोटल मास कितना हो जाएगा? A इंटू MP। और MP अप्रोक्सीमेटली अगर 1 ले लेते हैं तो M बराबर A भी कह सकते हैं। यही बात यहां पे लिखी हुई है कि मास ऑफ ए न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर A, तो A इंटू MP हो गया। अब MP को अप्रोक्सीमेटली 1 AMU के बराबर बोलते हैं अप्रोक्सीमेटली, तो आप इसको A हो जाएगा इतना A AMU के बराबर। तो मास ऑफ न्यूक्लियस प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, जितना ज्यादा मास नंबर होगा उतना ज्यादा उसका मास बढ़ता चला जाएगा। अगली बड़ी इंपॉर्टेंट बात है प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस के लिए, क्योंकि जो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस जब निकालते हैं, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस मतलब क्या रहा? मास न्यूक्लियस का और वॉल्यूम न्यूक्लियस का। ये मास हो गया, जब इसको कैलकुलेट करते हो तो इसकी वैल्यू आती 3m/4 R0 क्यूब। ये जो m है ये एवरेज मास ऑफ 1 न्यूक्लॉन है, एक न्यूक्लॉन का एवरेज मास, और 3, 4 पाई R0 सब कांस्टेंट है। तो ये जो पूरी फिगर आती है बेटा, ये कांस्टेंट आ जाती है। ये कांस्टेंट आने का मतलब क्या है कि सभी न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियर डेंसिटी है वो कांस्टेंट रहती है, ना वो मास नंबर पे डिपेंड करती है, ना वो साइज ऑफ द न्यूक्लियस पे। यहां पर ना A है इसके अंदर, ना R है। ये R0 कांस्टेंट है, R नहीं है, तो ना A है ना R है। तो दिस डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट, यहां पे लिखा हुआ है, ऑफ मास नंबर A एंड द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। ये एक फिक्स नंबर हो जाता है अधिकतर के लिए सेम। और इसकी वैल्यू कितनी होती है करीब करीब न्यूक्लियर डेंसिटी की? तो 2.3 इंटू 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये इसका जो ऑर्डर है SI सिस्टम में 10 की पावर 17 है और CGS सिस्टम में 10 की पावर 14 है न्यूक्लियर डेंसिटी। तो आप समझ पाएंगे कि न्यूक्लियर डेंसिटी होने वाली है कांस्टेंट।
अच्छा, अभी एक दो सवाल है, आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस 29 कॉपर 64? तो यहां पर हम जानते हैं फॉर्मूला R इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3 होता है। तो इस आर नॉट की वैल्यू रखी 1.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर, और ए की वैल्यू रखी, देखिए ए 64 है ना, दिस इज ए, तो ये 64 की पावर 1/3। अब यहां पर आप आगे बढ़े तो 1.2 इंटू 10 की पावर -15, और ये 64 का क्यूब रूट लो लोगे, तो 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 वैल्यू आ गई। अब 4 को 1.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4.8 इंटू 10 की पावर -15 मीटर, और यही आपका देखिए आंसर आ गया, यानी ये रेडियस जो है इसकी आप निकाल लिए हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए बेटा। तो बच्चों करते हैं ये क्वेश्चन, ये है फाइंड द रेशियो ऑफ द न्यूक्लियर रेडियस। इसका जो रेशियो निकाला है रेडियस का, कॉपर का और एल्युमिनियम का। तो यहां पर देखिए आर होता है, आर इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। तो अगर मैं आर कॉपर अपॉन आर एल्युमिनियम ले लूं तो यहां लिख सकते हो आर नॉट ए कॉपर 1/3 और आर नॉट ए एल्युमिनियम 1/3। ये देखिए आर नॉट और आर नॉट गया कट, तो ए कॉपर अपॉन ए एल्युमिनियम की पावर हो गई 1/3। अब इसकी वैल्यू हमने डाल दी, ए कॉपर हो गया कितना 64, और यहां पर ए एल्युमिनियम हो गया 27, आप देख पा रहे हैं। अब इसी का क्यूब रूट ले लीजिए आप, क्यूब रूट ले लेंगे तो 64 का 4 और 27 का 3, तो 4/3 आपका आंसर आ गया। रेशियो निकालने को बोला था रेडियस का, हमने रेशियो निकाल लिया। इस तरह से हो जाएगा, सरल है, नोट कर लें इसे आप। तो बच्चों करते हैं ये क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास नंबर ऑफ दैट न्यूक्लियस हुज रेडियस इज हाफ ऑफ जर्मेनियम 72। तो ऐसा हमें उसका मास नंबर चाहिए जिसका रेडियस जर्मेनियम के रेडियस से आधा हो। तो हम जानते हैं कि रेडियस में ये स्मॉल आर लिखो चाहे कैपिटल आर लिखो, तो स्मॉल आर इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3। तो अगर मैं R1 अपॉन R2 कर देता हूं तो यहां A1 अपॉन A2 की पावर 1/3 हो जाएगा। वैल्यू रख दीजिए, R1 मतलब जिसका निकालना है R/2 रेडियस है, और इसकी R है। ऊपर हो गया मास नंबर इसका और जर्मेनियम का 72। अब इसको काटोगे तो ये देखिए कट गया 1/2 A अपॉन 72 का क्यूब रूट। अब ये A की वैल्यू कितनी हो गई 1/8, यहां पे क्यूब कर दीजिए तो 1/8 इंटू 72, तो 8 9 72, आंसर आ गया 9। तो इसका जो मास नंबर निकाला वो 9। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, सरल होते हैं, बस थोड़ा ध्यान से कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसे आप। तो बच्चों करते हैं ये क्वेश्चन, लिखा है फाइंड द डेंसिटी ऑफ कार्बन 6C12। मास ऑफ न्यूक्लियस कितना हो जाएगा 12 MP के बराबर, यानी मास ऑफ प्रोटॉन कह लीजिए, और 12 ये मास नंबर है, अप्रोक्सीमेटली इसका मास इतना आ गया। तो 12 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम, ये क्या है मास ऑफ द न्यूक्लियस। अब हम जो फॉर्मूला होता है डेंसिटी का, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया 4/3 R³। तो यहां टोटल मास के लिए ये वैल्यू रख दी हमने 12 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -27, 4/3 पाई, और R की जगह हमने यूज किया फॉर्मूला R0 A की पावर 1/3। R0 की वैल्यू 1.2 इंटू 10 की पावर -15, और A की वैल्यू हो गई 12 की पावर 1/3, क्योंकि A मास नंबर यहां पर 12 दिया है, और बाकी ये क्यूब था तो हमने क्यूब यहां पे कर दिया। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो डेंसिटी आ जाएगी 2.4 इंटू 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और यही आपका आंसर हो गया डेंसिटी ऑफ द कार्बन। और आपको ध्यान रखना भी चाहिए, जो डेंसिटी होती है मोर और लेस सभी न्यूक्लियस के लिए कांस्टेंट होती है, और ये फ्री फ्रॉम मास नंबर एंड रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस होती है, कांस्टेंट फिगर आती है, तो उसको नोट कर लें आप। आगे चलते हैं बेटा, तो ये रहा फोर्सेस एक्टिंग इनसाइड द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर मान लीजिए ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, तो इसके अंदर 3 फोर्सेस एक्ट करते हैं। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि भाई इनके पास मासेस हैं, तो जहां मास होगा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, लेकिन वो वीक फोर्स होता है। उसके अलावा एक दूसरा फोर्स काम करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन का। इस प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में सेम चार्ज होने की वजह से रिपल्शन लगता है,
ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 की पावर 36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन अब क्या होता है कि जब ये न्यूक्लियस में होते हैं तो इनका बीच के न्यूक्लियॉन्स का बीच का डिस्टेंस 10 की पावर -15 मीटर से कम होता है, तो वहां आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स पिक्चर में आ जाता है और ये डोमिनेट कर जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन पे। इसकी जो वैल्यू होती है, अगर इससे कंपेयर करें ग्रेविटेशनल फोर्स से, अगर इसकी 1 है तो इसकी 10 की पावर 36 है और इसकी 10 की पावर 38 है। तो जो न्यूक्लियर फोर्स होता है, ये रेशियो हो गए 1:10 की पावर 36:10 की पावर 38। ये जो न्यूक्लियर फोर्स है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शन या स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स बोला जाता है, इसलिए सबको डोमिनेट कर देता है। तो बाकी आप समझें यहां पर। अब इसी न्यूक्लियर फोर्स की हम बातचीत करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं, जैसा मैंने बताया भी, कि छोटे से न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन रहने को मजबूर हैं, जबकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से रिपल किए जा रहे हैं। तो कोई तो ऐसा फोर्स होगा जो डोमिनेट करके इनको एक साथ रखने पे मजबूर कर रहा है, वही होता है आपका न्यूक्लियर फोर्स। तो जो छोटे से न्यूक्लियस में इन दोनों को रखने के लिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, सबकी एक एक की बात हम लोग अभी करेंगे। और ये ग्राफ है, क्योंकि इस ग्राफ से काफी हम मदद लेंगे। तो यहां पर दिखाया गया है न्यूक्लियॉन्स के बीच का डिस्टेंस, एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो आर से दिखाया है। ये सेंटीमीटर में, अगर मीटर में करेंगे तो 10 की पावर -15 लिख देंगे। और यहां पोटेंशियल एनर्जी एमईवी में, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पोटेंशियल एनर्जी है। और देखिए 0 यहां पर है। तो ये जब पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होती है तो उसका मतलब होता है कि फोर्स हमारा अट्रैक्टिव इन नेचर है। जब पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होती है तो इसका मतलब होता है कि हमारा जो फोर्स है वो रिपल्सिव इन नेचर है। और जब पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है तो उसका मतलब होता है कि ना अट्रैक्शन है ना रिपल्शन है। इसकी हम मदद लेंगे अभी आपको समझाने में, इसलिए यहां पर ये बातचीत हमने कर दी। अब जैसा स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरेक्शन की हम बात कर रहे थे, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स इज टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज टू न्यूक्लियर फोर्स की बात करें तो इसमें रेशियो आता है 1:10 की पावर 36:10 की पावर 38। ये जो न्यूक्लियर फोर्स है इसका स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरैक्शन आपको मिलेगा। ये शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं। ये शॉर्ट रेंज फोर्स क्यों होते हैं? देखिए इसमें होता क्या है कि अगर ये आप दो न्यूक्लियॉन्स को, न्यूक्लियॉन का मतलब प्रोटॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनको पास लाते हो, तो जब ये 0.8 फर्मी मीटर पे होते हैं यहां, तो इनके बीच में क्या रहता है, स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन लग रहा होता है। अगर आप 0.8 फर्मी मीटर से डिस्टेंस कम कर देते हैं, यहां पे और कम कर दिया, तो ये तेजी से, देखिए पोटेंशियल एनर्जी प्लस होती है, यानी बहुत तेजी से इनमें रिपल्शन होने लगता है। अभी अट्रैक्शन हो रहा और करीब रहा है रिपल्शन, और जब दूर ले जाते हो थोड़ा, ये आर की वैल्यू बढ़ाते हो, तो ये अट्रैक्शन, ये पोटेंशियल एनर्जी 0 पहुंचने लगती है। तो जैसे ही 4 फर्मी मीटर पे लाते हो, इस पे पोटेंशियल एनर्जी 0 या अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। तो जो अट्रैक्शन लग रहा है न्यूक्लियर फोर्स, ये थोड़े ही रेंज में है, 2 से 3 फर्मी मीटर में, इसलिए इसको बोलते हैं शॉर्ट रेंज फोर्स। आपने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा था या ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था, वो लॉन्ग रेंज फोर्स थे, वो छोटी डिस्टेंस से लेकर बहुत बड़े डिस्टेंस तक लगते थे। लेकिन ये जो न्यूक्लियर फोर्स होता है, ये शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, 2-3 फर्मी मीटर इतने ही करीब में लगेगा, बाकी नहीं लगेगा। अब बाकी मैंने बताया कि वेरिएशन विद डिस्टेंस 0.8 फर्मी मीटर पर निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब मैक्सिमम निगेटिव है। यहां पर स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरैक्शन है या अट्रैक्शन का फोर्स है। कम कर दी डिस्टेंस तो ये पॉजिटिव होने लगता है पोटेंशियल एनर्जी, यानी रिपल्शन। और अगर डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे तो करीब करीब 4 फर्मी मीटर पे यहां पोटेंशियल एनर्जी 0 है। इसका मतलब है ना रिपल्शन ना अट्रैक्शन। ये इसकी कहानी है, और यही बात इसके अंदर पूरी बोली है जो मैंने आपको समझाई है कि अगर R0 का मतलब है ये डिस्टेंस, इसको बोलते हैं R0 से कम है रिपल्शन, R0 से पे मैक्सिमम और R0 से 4 फर्मी मीटर पे जाओगे तो ये नो अट्रैक्शन नो रिपल्शन, और साथ में शॉर्ट रेंज फोर्स हो गया। और पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होने का मतलब है कि न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। वो मैंने बताया कि पी निगेटिव है, तो इसका मतलब है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। अब कुछ और बातें, चार्ज इंडिपेंडेंट कैरेक्टर। देखिए जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो तो प्रोटॉन के बीच भी लगता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है, न्यूट्रॉन के बीच में लगता है। यानी इसको इससे मतलब नहीं है कि किसी पार्टिकल के पास चार्ज है कि नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन के पास चार्ज तो है नहीं, न्यूट्रॉन के बीच में लग रहा है। तो ये चार्ज इंडिपेंडेंट बिहेवियर है। सैचुरेशन इफेक्ट क्या होता है कि जो न्यूक्लियॉन होता है वो अपने आसपास के न्यूक्लियॉन से ही इंटरैक्ट करता है। आसपास का मतलब क्या है कि
कि अगर ये मैं न्यूक्लियस को बड़ा करके दिखाऊं, यहां कोई न्यूक्लॉन है तो इसके आसपास जो न्यूक्लॉन्स होंगे इनसे ही इंटरैक्ट करेगा, इससे इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे कि आप जहां रहते हैं, जिस फ्लैट में, जिस गली में, जिस मकान में, अपने आजू बाजू पड़ोसियों से ज्यादा मतलब रखते हैं, एक गली छोड़ के कोई और रहता है तो उससे कम इंटरेक्शन रहता है आपका, उसी तरह इसका हिसाब किताब है। न्यूक्लॉन सैचुरेशन इफेक्ट का मतलब है कि अपने नेबरिंग न्यूक्लॉन से ज्यादा इंटरेक्शन करता है, और दूर जो होते हैं उसी न्यूक्लियस में न्यूक्लॉन, उससे इंटरेक्शन काफी कम होता है। स्पिन डिपेंडेंट कैरेक्टर, जो न्यूक्लॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, वो स्पिन कर रहे होते हैं, तो अगर पैरेलल स्पिन है तो ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स लगता है, और एंटी पैरेलल, एक ऐसे घूम रहा है, एक ऐसे घूम रहा है, अपोजिट, ऐसे, एक ऐसे, मतलब एक ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, सपोज ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये दोनों में एंटी पैरेलल हो गए तो अट्रैक्शन न्यूक्लियर फोर्स कम लगेगा, पैरेलल में ज्यादा लगेगा। स्पिन्स की बात कर रहे हैं। एक्सचेंज फोर्सेस क्या है? ये न्यूक्लियर फोर्स जो लगाते हैं उसमें एक पार्टिकल होता है मेसॉन्स, बस इतना ही जान लीजिए, इससे ज्यादा नहीं। इनके एक्सचेंज से वो अपने न्यूक्लियर फोर्स को लगा पाते हैं, है ना। दूसरी बात, नॉन सेंट्रल फोर्स होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। न्यूक्लियर फोर्स नॉन सेंट्रल फोर्स है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स आपने पढ़े हैं वो सेंट्रल फोर्स होते हैं। तो सेंट्रल फोर्स क्या होता है? अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू चार्जेस, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए लगा दिया। यहां अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ टू न्यूक्लॉन्स नहीं लगेगा, क्योंकि इसकी डेफिनेशन भी मैंने लिखी है, उसको हम ज्यादा गहराई में नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि ये नॉन सेंट्रल फोर्स है। मतलब एक न्यूक्लॉन है, ये दूसरे, इसका सेंटर से सेंटर जोड़ दीजिए तो कोई जरूरी नहीं कि फोर्स ऐसे लगा, इसको तिरछा फोर्स भी लगा सकता है ना, और किसी पे दूसरा लग जाएगा। तो ये नॉन सेंट्रल फोर्सेस हैं न्यूक्लियर फोर्स। अब क्या हुआ, आइंस्टाइन ने मेरे ख्याल से 1905 में एक इक्वेशन दी, E इक्वल टू mc स्क्वायर। इसमें ये इन्होंने बता दिया कि जो एनर्जी होती है वो मास से रिलेटेड है, और मास को एनर्जी में तब्दील किया या चेंज किया जा सकता है। तो ये जो 1 mu बराबर 931 MeV अप्रोक्सीमेटली लिखा है, ये mu का मतलब होता है मास। mu क्या होता है? मास की यूनिट है, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो अगर एक mu मास को आप फोड़ दो या आप चाहो उससे एनर्जी लेना, तो 931 MeV एनर्जी ले सकते हो अप्रोक्सीमेटली। वैसे 931.5 आता है एग्जैक्टली, लेकिन होल नंबर के लिए अगर आप बात करो, 5 लिखा है, तो आप 931 MeV ले सकते हो। तो मास एनर्जी रिलेशन इसे बोलते हैं। अब आता है बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जिसे बोलते हैं मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट में क्या होता है कि जो अगर आपके पास 8 न्यूट्रॉन और 8 प्रोटॉन अलग अलग है, आपने इसको तौल लिया। तौलने का मतलब है 8 एक का न्यूट्रॉन का मास प्लस 8 नंबर और 1 का प्रोटॉन का मास, ये इसका मास हो गया। तो जब इसको एक न्यूक्लियस में आप कंबाइंड कर देते हो, रहने पे मजबूर कर देते हो, तो इसका जो टोटल मास आता है ये इसके मास से कम हो जाता है। ये इसको तौला तो इसका मास है कुछ, और जब इसको कंबाइंड किया तो ये मास कम हो गया। एक तरीके से आप सोचिए तो एक झोल सब्जी लेने गए, उससे हमने कहा 1 किलो आलू दे दो, 1 किलो प्याज दे दो। जैसे ही झोले में डाला वो पता लगा 2 kg हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन कितना मिला? 1.9 kg, 100 ग्राम कम हो गया। ऐसी सिचुएशन आपके झोले के अंदर, जो 100 ग्राम कम हुआ है वही मास डिफेक्ट है। ठीक, तो यहां पर ये बात हमने बोली है, अभी हम दिखाएंगे कि जो मास इसका होता है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल से कम होता है। तो हमेशा ये बात लिखी है कि मास ऑफ ए न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन द सम ऑफ इट्स मासेस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स न्यूक्लॉन्स। अलग अलग जो मास है उससे कम हो जाएगा, और जितनी कमी होगी उसे ही हम मास डिफेक्ट बोलते हैं। देखिए एक्चुअल मास m था, या ऑक्सीजन न्यूक्लियस है, तो ये अलग अलग जोड़ा और इसमें m को घटा दीजिए, तो जितना आया है उसे ही मास डिफेक्ट बोल रहे हैं। जो मैंने आलू प्याज का एग्जांपल दिया, 100 ग्राम की कमी, तो 100 ग्राम इज द मास ऑफ द मास डिफेक्ट। अब उसको थोड़ा और समझ लेते हैं। ये देखिए एनसीईआरटी की ही कटिंग है, जहां तक ये मास ऑफ 8 न्यूट्रॉन, 8 न्यूट्रॉन और 1 न्यूट्रॉन का मास एमयू में ये लिखा है। 8 प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, और इसका 8 इंटू 1 का प्रोटॉन का मास ये लिखा ऊपर वाले में न्यूट्रॉन का है। और इलेक्ट्रॉन आप छोड़ दीजिए, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर तो इलेक्ट्रॉन होता नहीं, एटम के लिए भले हो। अब इन दोनों फिगर्स को, इसको और इसको हम जोड़ देते हैं आपस में। जब आप जोड़ोगे तो इतनी वैल्यू आ जाएगी। ये क्या है?
इसको अलग अलग 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन का मास जोड़ दिया। जब ये एक साथ आ गया तो इसका एक्सपेरिमेंट से मास निकाला। वो मास कितना है जिसे बोल रहे हो एक्सपेरिमेंटल मास, वो मास देखिए इतना आया। ये मास इस वाले मास से कम है। ये अलग अलग 1 किलो आलू 1 किलो प्याज तौला था अलग अलग, और जैसे ही बैग में डाला इतना मास हो गया। तो ये जो कमी आई है मास में वही मास डिफेक्ट है। तो 16.12744 में से 15.99053 एमयू घटा दोगे तो दिस इज मास डिफेक्ट। और आइंस्टाइन बता गए हैं कि अगर कहीं मास डिफेक्ट या है मास तो उसको आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये जो मास डिफेक्ट से एनर्जी निकलती है इसे ही बोलते हो बाइंडिंग एनर्जी। आइए देख लेते हैं। तो मास डिफेक्ट आप समझ गए। अब अगली बात आती है, मास डिफेक्ट आप समझ गए, अब आती है मास डिफेक्ट का एक फॉर्मूला बना दिया है। अगर आपको जो मासेस हैं वो न्यूक्लियस के फॉर्म में दे रखे हैं तो देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितने हो, तो प्रोटॉन का एटॉमिक नंबर Z होता है। कितने प्रोटॉन है Z के बराबर, Z इंटू MP, एक प्रोटॉन का मास, और A माइनस Z क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को एक न्यूट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मास ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गए। उसमें से हमने मास ऑफ द न्यूक्लियस घटा दिया तो ये मास डिफेक्ट का एक फॉर्मूला हो गया जो मास डिफेक्ट निकाल लिए। ध्यान ये रखना है कि अगर न्यूक्लियस के फॉर्म में दिया है, अगर न्यूक्लियस के का मासेस ना देके एटम्स के मासेस दिए हैं, यहां पे फर्क देखिएगा एटम के, तो आप क्या करेंगे, जो उस एटम का मास होगा उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन तीनों होंगे। तो ये Z MP प्लस ME, मास ऑफ प्रोटॉन और साथ में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी तो है एटम में। तो और Z होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों बराबर ही होंगे, न्यूट्रल है एटम तो। और साथ में न्यूट्रॉन्स का मास, न्यूट्रॉन के नंबर्स को A माइनस Z को Mn से मल्टीप्लाई कर दिया और ये मास ऑफ द एटम है। कहने का मतलब है जब न्यूक्लियस के फॉर्म में तो ये लगाएंगे और एटम के फॉर्म में है तो एटम में से इलेक्ट्रॉन लिया, यहां घटाया तो इलेक्ट्रॉन निपट गए, है ना, आया मास डिफेक्ट वही। तो ये भी बात आप पकड़ पाए होंगे। अब जैसा मैंने बोला कि जो मास डिफेक्ट होता है वो रिलेट कर देते हैं आइंस्टाइन थ्योरी से हम लोग एनर्जी से, इसी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। अब बाइंडिंग एनर्जी को दो तरीके से बताया जाता है कि भैया ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस को अगर हम बाइंडिंग एनर्जी सप्लाई करेंगे तो न्यूक्लियॉन्स अंदर के वो सब फ्री हो जाएंगे। यानी अभी एक साथ रहने को मजबूर है, आपने इतनी बाइंडिंग एनर्जी दे दी तो सब निकल लेंगे, प्रोटॉन कहीं, 8 प्रोटॉन कहीं आर, 8 न्यूट्रॉन कहीं आर। तो इस न्यूक्लियस को फ्री करने के लिए, इनके न्यूक्लियॉन्स को फ्री करने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है उसको बोलते हो बाइंडिंग एनर्जी। अब एक दूसरी चीज और है कि आप ये भी कह सकते हैं कि जब इसी केस की बात कर लें कि 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन अलग अलग थे, इसको आप जब एक साथ लाते हो 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन को, तो इसको एक साथ लाने में क्योंकि मास डिफेक्ट हो रहा है तो यहां से एनर्जी निकलती है। तो जो एनर्जी निकलती है वही बाइंडिंग एनर्जी होती है। ये दोनों भाई, जितनी निकली है उतनी कमी हो गई है, उतनी ही सप्लाई कर दोगे तो फिर ये टूट के बाहर आ जाएंगे। तो बाइंडिंग एनर्जी दो तरीके से कही गई। आप किसी न्यूक्लियस को उतनी बाइंडिंग एनर्जी के बराबर अगर बाइंडिंग एनर्जी दोगे तो वो फूट के निकल जाएंगे सारे न्यूक्लियॉन्स अलग, या कहिए 8 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग थे, उनको एक साथ लेके आओगे तो जितनी एनर्जी रिलीज होगी वो बाइंडिंग एनर्जी के बराबर है। दोनों मुद्दे एक ही हैं, समझ गए। न्यूमेरिकली ये इक्वल होता है, जो मास डिफेक्ट होता है डेल्टा M, उसी को MC स्क्वायर से करके आप बाइंडिंग एनर्जी निकाल लीजिए। तो मुझे उम्मीद है पूरी बात आप समझ पाए होंगे। अब क्या होता है कि जो बाइंडिंग एनर्जी होता है उससे बढ़िया मार्कर या चीजों को समझने के लिए हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन यूज करते हैं। बाइंडिंग एनर्जी का नॉर्मल सिंबल हम EB यूज करते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का हम सिंबल EBN यूज करते हैं। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी को मास नंबर से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकल आएगा। ये एक अच्छा मार्कर रहता है जिससे हम बेहतर समझ रख सकते हैं एटम के न्यूक्लियस के बारे में। तो ये EBN बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, EB बाइंडिंग एनर्जी, A मास नंबर। उम्मीद है ये भी आप बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। अच्छा, अब आता है बाइंडिंग एनर्जी कर्व। भाई बाइंडिंग एनर्जी के बारे में जान गए तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व की काफी हम चर्चा करने वाले हैं। यहां पर ये दिखाया गया है मास नंबर A है, ये A बढ़ाते जा रहे हो 0 से लेकर 250 तक है, और यहां पर है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन EBN।
बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। हमेशा एक बात याद रखिएगा, अगर EBN की वैल्यू ज्यादा होती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो आपका जो न्यूक्लियस होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। अगर बाइंड, जैसे यहां पर देखें तो ये जो आयरन है इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा है, तो आयरन का न्यूक्लियस सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ने से न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल हो जाता है, इसको किसी हालत में मिस नहीं करना है। अच्छा, अब आगे लिखा है कि इस ग्राफ को अगर आप देखें तो पहला तो स्टेबिलिटी बात है कि जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल है। दूसरा इन्होंने बात की है आयरन की। ये जो आयरन आपको दिख रहा है ये 8.8 MeV पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होल्ड करता है, जो सबसे ज्यादा है, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। आप थोड़ी दूर चले जाएंगे U38 के पास तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी 7.7 MeV पर न्यूक्लियन होती है, थोड़ी कम हो जाती है, तो ये थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है। और तीसरी बात यहां पर देखें कि जो मीडियम साइज न्यूक्लियंस है, मीडियम का मतलब 30 से बड़ा कह लीजिए, यहां कहीं 25 है, ये 30 आ जाएगा, और 170 से छोटा ये 170, यहां ये जो मीडियम साइज, इतने के बीच में जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लगते हैं, ये मीडियम साइज जो न्यूक्लियस होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। और कारण क्या है? बाइंडिंग एनर्जी का ज्यादा होना। ए ज्यादा, ये 170 है और ये 30 है। 170 से आगे या 30 से कम में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन घटती है, यानी स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस घट जाती है ना? बढ़िया। अब यहां पर ये देखिए, बात ये लिखा हुआ है कि न्यूक्लियर फिजन को आप ये समझाइए ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। तो फिजन क्या होता है? किसी भारी न्यूक्लियस का टूट कर लगभग बराबर भागों में बट जाना। एग्जाम्पल के लिए ऐसे ही हम रॉ एग्जाम्पल ले रहे हैं, किसी का मास नंबर अगर 240 है, ये फूट जाए दो भागों में 120 में, तो ये फूट के दो बना, तो ये क्या बन गया है? ये हो गया है आपका फिजन। तो जैसे यहां पर यूरेनियम की बात की जाए तो जब ये 120 में टूटेगा, लग अप्रोक्सीमेटली समझने के लिए, तो ये 120 तो यहां कहीं आ जाएगा, यहां कहीं है ना, तो ये इसकी बाइंडिंग, कम बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी की तरफ गया, तो लो बाइंडिंग से हाई बाइंडिंग यानी स्टेबिलिटी की तरफ गया। हाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब ज्यादा स्टेबल होना। और जब भी लो बाइंडिंग एनर्जी से हाई बाइंडिंग एनर्जी की तरफ कोई जाता है, वो एनर्जी रिलीज करता है। इसको याद कर लीजिए, लो बाइंडिंग से हाई, चाहे इधर से लो बाइंडिंग से हाई जाए, चाहे लो से हाई इधर से जाए, जब भी लो बाइंडिंग एनर्जी से, लो बाइंडिंग पर न्यूक्लियन की एनर्जी से हाई बाइंडिंग की तरफ जाएगा एनर्जी पर न्यूक्लियन, वो एनर्जी रिलीज करेगा, तो एनर्जी यहां रिलीज हो जाती है फिजन में। इसी तरह हम फ्यूजन की अगर हम बात करें तो फ्यूजन में तो लाइटर न्यूक्लाई आपस में फ्यूज होकर थोड़ी हैवी न्यूक्लाई बना लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए 10 से नीचे वाले, यहां कहीं 10 है, इससे नीचे वाले आप हाइड्रोजन की बात कर लो, अगर दो हाइड्रोजन मिलेंगे तो ज्यादा मीडियम साइज पार्टिकल, मीडियम साइज न्यूक्लियस की तरफ मूव कर जाएंगे, तो कम बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। अगेन वही घटना घट रही है, लो बीएन से हाई बीएन एनर्जी विल रिलीज। तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन का एक्सप्लेनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। चाहे इधर कम से ज्यादा जाओ, चाहे इधर कम से ज्यादा जाओ, एनर्जी विल रिलीज, क्योंकि दोनों ही केस में लो बाइंडिंग एनर्जी से हाई बाइंडिंग एनर्जी की तरफ आप जा रहे हो। अब ये क्या है कि कंजर्वेशन, जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, इसमें क्या क्या चीज कंजर्व होती है? तो मोमेंटम कंजर्व होगा, जो भी रिएक्टेंट्स हैं, टोटल मोमेंटम, जो पार्टिकल इंटर कर रहे हैं रिएक्शन से पहले और जो बाद निकल रहे हैं, उनका मोमेंटम कंजर्व होगा। न्यूक्लियॉन्स कंजर्व रहेंगे। न्यूक्लियॉन का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये पहले जो थे वो बाद में भी वही रहेंगे। चार्ज जितना पहले था उतना बाद रहेगा। ऊपर से एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी, काइनेटिक प्लस रेस्ट एनर्जी, रेस्ट मास एनर्जी, ये दोनों ही पहले और बाद में इक्वल रहेगी या कंजर्व रहेगी। तो ये चार पैरामीटर्स हैं जो आपस में कंजर्वेशन निभाएंगे इन द केस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। अब न्यूक्लियर फिजन की बात करते हैं। जैसा हम समझे, फिजन का मतलब टूटना। एक हैवी न्यूक्लाई लगभग दो बराबर न्यूक्लियस में टूट जाता है, जहां पे हायर बाइंडिंग एनर्जी अचीव करता है, स्टेबल बन जाता है। तो ये यहां पर आप देख रहे हैं कि एक आपने हैवी न्यूक्लियस लिया, उसमें स्लो मूविंग न्यूट्रॉन आपने डाला या हिट करवाया, एक्साइट हो गया न्यूक्लियस और बी प्लस सी प्लस क्यू बन गया है। तो यहां पर आप ये जो बी प्लस सी है, ये ज्यादा स्टेबल है ए की अपेक्षा। और ये अधिकतर कब कहां होता? 230 से ज्यादा जो मास नंबर होता वहीं पर फोड़ पाना पॉसिबल है, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी घटने लगती है। और ये जो हान एंड स्ट्रासमैन जो थे, इन्होंने पहली फिजन रिएक्शन की थी यूरेनियम 235 के साथ। अब देखिए,
न्यूक्लियर फिजन में ही इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जब न्यूक्लियर फिजन होता है तो वो टूट कर लगभग दो बराबर हिस्सों में टूटता है और अपने रिएक्शन में 200 MeV की एनर्जी रिलीज करता है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो तीन न्यूट्रॉन्स निकालेगा। यहाँ पे देखिए 3 न्यूट्रॉन है, 2 या 3 न्यूट्रॉन, सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स, और अबाउट 200 मिलियन पर 200 MeV एनर्जी पर फिजन देगा आपको। देख पा रहे हैं आप? होता क्या है कि जब भी ये यूरेनियम में स्लो मूविंग न्यूट्रॉन आते हैं तो बेरियम क्रिप्टॉन दे सकता है या XCSR दे सकता है या कोई और भी दे सकता है, बहुत सारे टुकड़े देता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज है कि हमेशा ये 200 MeV सेम रहता है। ये भले बदल जाए, जो उसके टूट के जो न्यूक्लियस बन रहे हैं वो अलग अलग टाइप के बनते हैं, लेकिन हर वाली रिएक्शन में 200 MeV एनर्जी रिलीज होती है। ये बात ध्यान रखिएगा फिजन के अंदर। तो मैनी अदर रिएक्शंस आर पॉसिबल बट दिस 200 MeV इज ईच टाइम विल बी सेम। बढ़िया। अब बात करते हैं न्यूक्लियर फिजन की और कि यहां पर जब ये हिट करता है, एक न्यूट्रॉन लगा, उससे लगभग 3 न्यूट्रॉन देखिए निकले थे यहां पे। तो ऑन एन एवरेज कितने न्यूट्रॉन निकलते हैं? 2.5 का मतलब है एवरेज लिया गया है। हर बार 3 नहीं निकलते, एवरेज लेंगे तो 2.5 के आसपास आ जाएगा। इसको न्यूक्लियर फिजन को लिक्विड ड्रॉप मॉडल से भी आप समझा सकते हैं। ये ड्रॉप है, एक न्यूट्रॉन आया, इसने इसको ले लिया, 236 हो गया, फिर ये फैला और टूटकर फिर बेरियम क्रिप्टॉन में निकल गया। ये मॉडल है लिक्विड ड्रॉप मॉडल। अबाउट ये द मास डिफेक्ट जो होता है वो 0.1% से भी कम होता है। जो मास डिफेक्ट हमने चर्चा की वो बहुत ज्यादा कम होता है, 0.1% से भी कम होगा। अबाउट 93% ऑफ रिलीज्ड एनर्जी, जो रिलीज्ड एनर्जी होती है इसमें जो निकलती है बाद में, वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है और 7% एनर्जी करीबन गामा रेस के फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में निकलती है। ये काइनेटिक, ये रेडिएशन, ये भी बात पकड़ में आई। ये बहुत ही फेमस न्यूक्लियर रिएक्शन, चैन रिएक्शन है जहां पर आप फिजन को दिखा रहे हैं। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन है ये समझ ही रहे हैं फिजन हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं। ये फिजन रिएक्शन का एग्जाम्पल है जहां पे यूरेनियम 235 पर एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन आप हिट कराते हैं, बेरियम क्रिप्टॉन पे टूट जाता है, 3 न्यूट्रॉन दिखता है और 200 MeV की एनर्जी आपको देके जाता है। यही बात यहां लिखी है कि आप देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन निकले और फिर वो जाके यूरेनियम में भिड़ जाए अगर 3, तो आपकी बार हर एक से 3 निकलेगा तो 9 निकल आएंगे, फिर 9 टकराएंगे तो हर एक से 3 निकलेगा तो 27 निकलेंगे। तो बहुत तेजी से रिएक्शन चालू हो जाती है। और अगर ये अनकंट्रोल रिएक्शन रही, कोई रोकने वाला न्यूट्रॉन्स को नहीं रहा और यूरेनियम 235 प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहा, तो 10 की पावर -6 सेकंड के अंदर ही इतना अमाउंट ये एनर्जी दे देता है कि एटम बम वाली सिचुएशन है, जो एक बार नागासाकी हिरोशिमा पे जो कांड हुआ था, जो नहीं होना चाहिए था। इतने कम समय में ह्यूज एनर्जी आपको मिल जाती है। तो एक कॉन्टिन्यूअस चैन रिएक्शन चालू हो जाती है। और अगर हम इन जो न्यूट्रॉन्स हैं इनको हम कंट्रोल कर पाए कि हमेशा 3 ना निकले, जब चाहे तो कम निकले, जब चाहे ज्यादा निकले, तो ऐसी जो एनर्जी निकल रही है उसको हम ह्यूमैनिटी के लिए प्रोडक्टिव वे में यूज कर सकते हैं। इसी बेसिस पे आप न्यूक्लियर रिएक्टर बनाते हैं जो बिजली पैदा करने के काम आती है। अगर अच्छी तरीके से न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया जाए, हार्मफुल ना हो, जो कि थोड़ा हो सकता है, तो आप देखेंगे विश्व में जितनी एनर्जी की खपत है आराम से खत्म हो जाएगी। 24 घंटा बिजली आएगी, जितना चाहो यूज करो, अगर ऐसा हो पाए तो। खैर, अब न्यूक्लियर फिजन जो होता है उसमें सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, क्योंकि यहां न्यूक्लॉन्स की संख्या देखें तो सब यहां पर बराबर आपको बैठी हुई मिलेंगी। अगर ये 236 है तो यहां कैलकुलेट करेंगे 236 आ जाएगा। तो आखिर ये जो Q 200 MeV का निकल रहा है, ये आ कहां से रहा है? तो ये मास डिफेक्ट से आता है। ये देखिए, इसका मास, इनिशियल मास, इन दोनों का मास जोड़ लिया, यूरेनियम न्यूट्रॉन, ये देखिए जोड़ के वैल्यू आ गई। इसमें का मास इधर जोड़ लिया, ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू देखिए मास इससे थोड़ी सी कम है, तो मास डिफेक्ट कितना हो गया? इस फिगर में से ये फिगर घटा दो, दिस इज द मास डिफेक्ट। और एक MU 931 MeV देता है, तो इतना AMU कितना देगा? 931 से मल्टीप्लाई कर दिया, करीब करीब 200 MeV। तो ये मास डिफेक्ट की वजह से न्यूक्लियर फिजन में आपको एनर्जी मिलती है, जबकि यहां के जो न्यूक्लॉन्स की संख्या है वो कंजर्व रहती है। अब देखिए, नेचुरल यूरेनियम जो हमको मिलता है, खोदा जाता है, मिट्टी को छाना जाता है, उससे निकाला जाता है, जहां पर जिन खदानों में यूरेनियम मिलता है, तो उसमें जो नेचुरल है उसमें यूरेनियम 235 केवल 0.7% होता है और 99.3% यूरेनियम 238 होता है। लेकिन हम जो फिजन कराते हैं वो 238 फिजनेबल नहीं होता,
उसमें हम न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं करा पाते हैं, तो हमें 235 ही चाहिए होता है जिससे बढ़िया न्यूक्लियर रिएक्शन कराई जाए। तो हम क्या करते हैं कि इस वाले 0.7 को डिफरेंट मेथोडोलॉजी से इंक्रीज कर देते हैं। ये देखिए यहां पर, तो U35 इज इजिली फिजनेबल थर्मल रिएक्शन या स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से। तो U35 को हम जब इंक्रीज कर देते हैं 3% तक, ये 3% या 97%, तो ऐसे यूरेनियम को बोलते हैं इनरिच्ड यूरेनियम। नेचुरल ये है, लेकिन इनरिच करने के लिए हम क्या करते हैं, U35 की वैल्यू को 3% कर देते हैं और ये 97 हो जाएगा। तो उस समय वो यूरेनियम जो होगा वो इनरिच्ड यूरेनियम बोला जाएगा, और वहां पे न्यूक्लियर फिजन कराना इसकी अपेक्षा काफी आसान हो जाएगा आपको। अब बात करते हैं लॉस ऑफ सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स। ये जो न्यूट्रॉन निकलते हैं, जैसे ये लड़े और ये 3 न्यूट्रॉन निकले, ये 3 न्यूट्रॉन का लीकेज हो सकता है। जैसे ये निकले और मटेरियल से बाहर निकल गए, मतलब यूरेनियम से ही बाहर निकल गए, तो सिस्टम से लीक कर गए, तो बात ही खत्म हो गई, ये कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे आगे न्यूक्लियर रिएक्शंस में। दूसरा, क्योंकि इस यूरेनियम के अंदर केवल 235 नहीं है, 238 वाला यूरेनियम भी है। मान लीजिए उससे टकराए तो उसने एब्जॉर्ब कर लिया इनको, फिर ये किसी काम के नहीं रहे। तो ये 2 चीजें होती हैं जो लॉस ऑफ सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स की तरफ ले जाती है। तो सिस्टम से निकल जाना, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मिली भर से बाहर, या U238 से भिड़ जाना और वो इसको एब्जॉर्ब कर ले चुपचाप। तो इसलिए ये न्यूट्रॉन्स की कमी हो जाती है या लॉस ऑफ सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स हो जाता है। अब एक आता है क्रिटिकल साइज या मास। क्रिटिकल साइज क्या बोलते हैं कि भैया जब न्यूट्रॉन निकलता है तो उसको यूरेनियम 235 मिलना चाहिए जिससे टकराए और न्यूक्लियर रिएक्शन को आगे लेके जाए। तो यूरेनियम 235 का एक मास होना चाहिए कि भाई इतना मास होगा तो ये रिएक्शन प्रोसीड कर सकेगी, उसी का हम बोलते हैं क्रिटिकल मास। तो देखिए लिखिए है, फॉर द इट्स साइज ऑफ यूरेनियम ब्लॉक, हमारा क्रिटिकल साइज से बड़ा या कम से कम क्रिटिकल साइज के बराबर होना चाहिए जिसमें ये रिएक्शन पॉसिबल हो। अगर क्रिटिकल साइज से कम रही तो कुछ ही देर में वो रिएक्शन खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसको यूरेनियम 235 उतना मिल ही नहीं पाएगा जो रिएक्शन आगे सस्टेन कर पाए, क्योंकि 238 वाला तो एब्जॉर्ब कर लेता है चुपचाप। अच्छा, अब एक इसको निकाला जाता है, एक के बोलते हैं जिसे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बोलते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से हम ये जान सकते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन चलती रहेंगी या एक्सेलरेट हो जाएंगी या रिटायर्ड हो जाएंगी, है ना। कैसे निकालते हैं, सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन ए स्टेज, किसी भी स्टेज पर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है उसको डिवाइड कर दीजिए प्रीवियस वाली स्टेज से। तो अगर के की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इसका मतलब है अभी न्यूट्रॉन पिछली वाली की अपेक्षा बढ़ गए हैं, और के की वैल्यू 1 से कम है तो इसका मतलब है कि जो अभी वैल्यू है वो पिछली वाली से कम है। तो अब यहां पर देखिए, अगर के की वैल्यू 1 आती है, यानी अभी जिस स्टेज पर हमें उसमें जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन थे उतने ही पीछे थे प्रीवियस स्टेज पे, तो के इज इक्वल टू 1 का मतलब है स्टेडी कंडीशन है, जो न्यूक्लियर रिएक्शन की रफ्तार है वो उतनी ही है जितनी बनी हुई है। के की वैल्यू 1 से ज्यादा है यानी न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है लगातार, तो एक्सेलरेट कर जाएगी न्यूक्लियर रिएक्शन। और अगर न्यूट्रॉनों की संख्या घट रही, के इज लेस देन 1, तो रिटार्डेशन हो जाएगा, यानी न्यूक्लियर रिएक्शन जल्दी ही डाई कर जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो उम्मीद है ये बात आप मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से पकड़ पाए होंगे। अब क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करते हैं। देखिए, जो बेस्ट फ्यूल है न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए वो प्लूटोनियम होता है। तो कॉमनली यूज्ड हमारे यूरेनियम 235 है और प्लूटोनियम 239 और बढ़िया फ्यूल है, लेकिन नेचर में प्लूटोनियम 239 मिलता नहीं है, तो उसको बनाने के लिए अलग हम रिएक्टर यूज करते हैं, उसको बोलते हैं ब्रीडर रिएक्शन। अभी हम देखेंगे। तो आप ये समझिए कि जो बेस्ट फ्यूल होगा वो प्लूटोनियम 239 है। अब ये मॉडरेटर होता है। मॉडरेटर का मतलब क्या है कि जो न्यूट्रॉन निकल रहे हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी को हम स्लो मूविंग न्यूट्रॉन करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे वो धीरे मूव करे, क्योंकि धीरे बढ़ने वाला न्यूट्रॉन ही थर्मल न्यूक्लियर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इसको यहां पर हम यूज करते हैं मॉडरेटर का। जैसे हैवी वाटर एक अच्छा मॉडरेटर है, वो क्या करता है, न्यूट्रॉनों की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन रहते हैं, वो जब भिड़ेंगे तो वो चैन रिएक्शन को आगे बढ़ा पाएंगे। कंट्रोल रॉड्स, ये जो रॉड्स होती हैं बोरॉन या कैडमियम की होती हैं, अगर न्यूट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो गई जरूरत से तो इन रॉड्स को हम अंदर घुसेड़ दिया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर के, बना होता खांचा, वो तुरंत न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो जैसे ही अधिकतर न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करोगे रिएक्शन ब्रेक होनी शुरू हो जाएगी, फिर आपको तेज करनी है, फिर बाहर निकाल लो। तो ये क्या करते हैं
कंट्रोल रॉड्स हैं क्योंकि न्यूट्रॉन्स को बोरॉन या कैडमियम एब्जॉर्ब कर रही हैं। दूसरी कूलेंट, अब जो एनर्जी बनती है बहुत हीट पैदा होती है, तो ऐसा एक मटेरियल लिक्विड लेते हैं जो कि इस हीट को बाहर निकाला जा सके, तो वो कूलेंट होता है। जनरली जो होता है वाटर को हाई प्रेशर पे हम कूलेंट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे वो गर्मी को बाहर ले जाके निकाल सके। तो न्यूक्लियर रिएक्टर की थोड़ी बातचीत हो गई। अब यहां पे चलते हैं ब्रीडर रिएक्शन की बात करते हैं। तो मैंने बताया था जो प्लूटोनियम है 239 ये बेस्ट फ्यूल है। तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, जब फ्यूजन होता है 235 का, तो जो न्यूट्रॉन निकलते हैं सेकेंडरी न्यूट्रॉन, वो 238 क्या करता है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। 235 का फिजन हुआ, न्यूट्रॉन निकले और 238 ने एब्जॉर्ब कर लिया। उसके बाद ये यूरेनियम 239 बनता है, इसमें बीटा डीके होता है, 2 बीटा डीके होते हैं और प्लूटोनियम बन जाता है। तो जिस रिएक्टर में हम इसको डेवलप करते हैं, बनाते हैं, उसी को बोलते हैं ब्रीडर रिएक्शन। ब्रीडर रिएक्शन का मतलब प्लूटोनियम को बनाने वाली रिएक्शन, और ये जब बन जाता तो बेस्ट फ्यूल है हमारे फ्यूजन के लिए, तो इसी को बोलते हैं ब्रीडर रिएक्शन। तो ये लिखा है कि प्लूटोनियम कैन बी यूज्ड इन न्यूक्लियर वेपन्स, क्योंकि इसका जो क्रिटिकल मास होता है वो कम होता है, बहुत कम रखोगे तो भी न्यूक्लियर रिएक्शन को आगे कैरी कर देता है। बढ़िया, ये भी समझ में आया। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन की। तो फ्यूजन क्या है, जो लाइटर न्यूक्लाई कंबाइन होकर फ्यूज होकर एक बड़ा न्यूक्लियस बना देते हैं इसमें। तो A+B लाइटर न्यूक्लाई मिले और C बड़ा हैवी न्यूक्लियस बन गया, और Q का मतलब एनर्जी रिलीज हो गई। तो C इज मस्ट बी मोर, C हमारा A और B की अपेक्षा ज्यादा स्टेबल होता है। साथ में जो मास C है वो इससे कम होगा, मास डिफेक्ट होगा ना, ज्यादा से कम हो जाता है Ma+Mb से, और मास डिफेक्ट निकालने जाओगे तो Ma+Mb माइनस कर दो Mc के बराबर, इसका मास माइनस इसका मास, दैट इज मास डिफेक्ट AMU में निकाल लिया। और इसी से लिंक्ड आप एनर्जी निकाल सकते हो। आपको पता है कि एक AMU 931 MeV एनर्जी देती है, तो इतनी AMU कितनी देगी, डेल्टा M, तो डेल्टा M इंटू 931 MeV एनर्जी मिलेगी एक AMU से। आप ये भी समझ गए। जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी होती है, बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन ऑफ C, यानी इस वाले की जो बाइंडिंग एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन है, वो A और B दोनों से ज्यादा होती है। तो ये भी बात समझ गए, वो इसकी एनर्जी इन दोनों से ज्यादा मिलेगी। अच्छा, अब ये एक न्यूक्लियर फ्यूजन की एक बड़ी फेमस इक्वेशन है। तो ये क्या एग्जांपल, फ्यूजन ऑफ 4 हाइड्रोजन न्यूक्लाई इनटू हीलियम न्यूक्लियस। तो हाइड्रोजन 4 जो हैं वो हीलियम न्यूक्लियस में बन रहे हैं। ये आपका बीटा डीके के या इलेक्ट्रॉन एमिशन, और ये आपका न्यूट्रोनो रिएक्शन हो गया, और 26 MeV एनर्जी निकल गई। यहां इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा कि एनर्जी रिलीज पर फ्यूजन 200 MeV निकल रही थी, वो ज्यादा होती है एनर्जी रिलीज पर फ्यूजन से, पर फिजन। लेकिन पर न्यूक्लॉन की बात की जाए, एनर्जी पर न्यूक्लॉन इन फिजन वो केवल 0.85 MeV रहती है, जो फ्यूजन से काफी कम है। तो फ्यूजन में हमें एक तरीके से बहुत ज्यादा एनर्जी मिल जाती है। ठीक, ये भी बात, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है कि रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रॉन घुसेड़ना है हमको, तो उसमें क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर रखते हैं। ये फ्यूजन में न्यूट्रॉन घुसेड़ना कह रहे हैं, ये न्यूक्लियस को मिलाना है। तो ये एक देखिए न्यूक्लियस प्लस है और दूसरा भी प्लस है। अब इसमें ये घुस जाए, फ्यूज हो जाए, ये काहे घुसेगा, तो हम क्या करते हैं, इसको इसकी टेम्परेचर बहुत बढ़ा देते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, इनका वाइब्रेशन बहुत तगड़ा चालू हो जाता है टेम्परेचर बढ़ने से, और एक झटके में जब ये आपस में पास में आते हैं और इतने करीब आ जाते हैं कि जहां न्यूक्लियर फोर्स एक्टिव हो सके, तो फट से न्यूक्लियर फोर्स जकड़ लेता है इनको, तो फ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर तगड़ा इनको हिलाएंगे नहीं तो ये पास नहीं आएंगे, क्योंकि इनमें रिपल्शन हो रहा है पॉजिटिव के बीच में। इसलिए दूसरी हाई प्रेशर या डेंसिटी, इसमें बहुत सारे लोग एक डब्बे के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस घुसेड़ के एक समझ लीजिए हाई प्रेशर देते हैं, जैसे इनके पास आने के चांसेस बढ़ जाए, तभी फ्यूज होंगे, वरना ये प्लस प्लस तो पास नहीं आना चाहता। तो आपको हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर या हाई डेंसिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। सन के अंदर ये जो सिचुएशंस हैं वो आराम से मिट आउट होती हैं। तो सन से जो रोशनी आती है हम तक, सूरज से या कई स्टार से, वो फ्यूजन की वजह से आती है, वहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है ना, समझ पाए होंगे आप। अब न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन के बीच का डिफरेंस, तो फिजन में क्या होता है, हैवी न्यूक्लियस स्मॉलर न्यूक्लाई में टूट जाता है, एनर्जी देता है। फ्यूजन में 2 लाइटर न्यूक्लाई फ्यूज हो जाके एक बड़ा हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, तब एनर्जी देते हैं। ये क्विक प्रोसेस है फिजन,
बहुत तेजी से हो जाता है और फ्यूजन के अंदर बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत स्टेप के बाद फ्यूजन होता है। न्यूट्रॉन्स इसके लिंक्ड पार्टिकल होते हैं, जबकि फ्यूजन में प्रोटॉन्स लिंक पार्टिकल होते हैं। पकड़े रहिए। ये हार्मफुल रेडियो एक्टिव वेस्ट पैदा करता है। जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, उनके जो वेस्ट होते हैं, उनको एक प्रोसेस होता है जमीन में गड्ढा खोद के दफनाने का, तब वो हिसाब है। कहीं किसी नदी वदी में डाल दिए गए तो मछली खाएंगी, मछली आदमी खाएगा, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब हार्मफुल है। जबकि इसके अंदर हार्मलेस है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन वगैरह यूज करते हैं, कुछ भी ऐसा फ्यूल नहीं निकलता जो ह्यूमैनिटी के लिए डेंजरस हो या किसी भी जीव जंतु के लिए डेंजरस हो। साथ में जो स्टॉक है फिजनेबल फ्यूजन का लिमिटेड है। यूरेनियम चाहिए आपको 235, बहुत कम मिलता है, और ये प्लेंटी है क्योंकि हाइड्रोजन चाहिए, अभी हमारे पास बहुत ज्यादा है, खत्म करने की भी कोशिश करेंगे तो ना कर पाएंगे। तो इस वजह से न्यूक्लियर फ्यूजन से अगर हम एनर्जी बनाने लगे, जो कि अभी हम नहीं बना पा रहे हैं, हमारा वर्ल्ड के साइंटिस्ट अभी उस पर काम कर रहे हैं, अगर बन जाए फ्यूजन से एनर्जी, तो जितनी एनर्जी की पूरे विश्व को जरूरत है, उससे मल्टीपल टाइम्स मोर एनर्जी का प्रोडक्शन तुरंत चालू हो जाएगा। कोई एनर्जी की दिक्कत नहीं। आपके घर में लाइट जाती है तो जानी बंद हो जाएगी, धुआंधार इस्तेमाल करिए। लेकिन इस पर अभी रिसर्च चल रही है। हम लोग न्यूक्लियर फिशन से तो बिजली पैदा कर पाए, न्यूक्लियर रिएक्टर से, फ्यूजन से नहीं पैदा कर पाए। रिसर्चर्स आर गोइंग ऑन, उम्मीद करते हैं कुछ ना कुछ बेहतर जल्दी हो जाएगा। अब ये पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनिलेशन की बात करते हैं। देखिए क्या होता है, आपको पढ़ाया गया होगा चैप्टर 1 में 12th के, कि हम लोग चार्ज को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय, लेकिन नेट चार्ज की वो बात थी। आप यहां बात करें तो एक साथ एक प्लस और एक माइनस को आप पैदा कर सकते हैं। नेट नहीं बना, एक प्लस एक माइनस, तो नेट जीरो रह गया। उसको बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनिलेशन। एनिलेशन का मतलब होता है प्रलय या विध्वंस होना। तो दो चार्ज, एक प्लस एक माइनस, को घुसेड़ के जीरो भी कर सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस है तो अब भी न्यूट्रल है नेट चार्ज, और जब मिल गया तब भी न्यूट्रल है। तो इस प्रोसेस को पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है कि एनर्जी, ये यहां लिखा है कि न्यूक्लियस पेयर इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, कोई न्यूक्लियस अगर है तो वहां पर अगर गामा, मैं न्यूक्लियस लिख देता हूं, उसमें अगर ये गामा फोटॉन्स की एनर्जी हमारी 1.02 MeV से अगर ज्यादा है, तो ये बना देता है, यहां पर देखिए, एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन, एक प्लस एक माइनस। तो ये क्या है, पेयर प्रोडक्शन हो गया। और अगर ये जो गामा रेज हैं, ये गामा जो फोटॉन्स हैं, इसकी एनर्जी इससे अगर ज्यादा हुई तो ये आधी आधी निकलने के बाद आधी आधी एनर्जी पार्ट कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, और इसके बराबर हुई तो भी निकलेंगे, कम हुई तो ये नहीं होगा, फिर ये पेयर प्रोडक्शन। इसे ही पेयर प्रोडक्शन बोलते हैं। पूरी कहानी है इसी में। वो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में जब भिड़ते हैं ऐसे प्लस माइनस आके, तो यहां पर आपको गामा रेस प्रोवाइड कर देते हैं। ये एनिलेशन है। एनिलेशन का मतलब प्रलय या विध्वंस होना। तो ये दोनों भिड़े और गायब हो गए, रेडिएशन एनर्जी मिली। तो ये पेयर प्रोडक्शन, ये पेयर एनिलेशन, ये भी थोड़ी सी जानकारी आपको मिल गई। बच्चों करते हैं ये क्वेश्चन। तो ये द मास डिफेक्ट इन ए न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इज दिस वन। एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में जो मास डिफेक्ट है वो 0.05% है। What amount of energy will be liberated in 1 किलोग्राम फ्यूजन रिएक्शन? 1 किलोग्राम की जो फ्यूजन रिएक्शन है उससे कितनी एनर्जी आप निकालोगे? तो देखिए, मास डिफेक्ट डेल्टा एम होता है, और डेल्टा एम की वैल्यू दे रखी है 0.05% ऑफ 1 kg, क्योंकि यहाँ 1 किलोग्राम, इतने परसेंट मास डिफेक्ट है, 1 किलोग्राम का निकालना है। तो ये वैल्यू हो गई 0.05 अपॉन 100 इंटू 1, यानी 5 इंटू 10⁻⁴ किलोग्राम। ये मास डिफेक्ट डेल्टा एम है। आप जानते हैं E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर होता है। वैल्यू रख दीजिए डेल्टा एम की 5 इंटू 10⁻⁴, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 इंटू 10⁸ का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए बेटा, तो 45 इंटू 10⁻12 जूल आपका ये आंसर यहां पे बन गया। यानी कि इतने मास डिफेक्ट से इतनी जूल की एनर्जी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए आप। तो बच्चों करते हैं ये क्वेश्चन। यहां है, व्हाट इज एनर्जी रिलीज्ड बाय फिजन ऑफ 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 से उसका 1 ग्राम है, उससे कितनी एनर्जी निकालोगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो नंबर ऑफ एटम इन 1 ग्राम, क्योंकि एक एटम से निकलता है, जो हम लोग पढ़े हुए फिजन एनर्जी की बात, फिजन की बात। तो ये 1 ग्राम के यूरेनियम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे? तो ये मोल कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। 235 ग्राम में अवोगाद्रो नंबर के बराबर, 1 मोल में Na के बराबर। 1 ग्राम में Na अपॉन 235 इंटू 1 कर दो,
1 ग्राम, तो ये n की वैल्यू आ गई। इतने यहां पर नंबर ऑफ एटम्स हैं 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम के अंदर। एनर्जी रिलीज क्या हो जाएगी? 1 से होती डेल्टा एम सी स्क्वायर, n एटम्स हैं तो n इंटू डेल्टा एम सी स्क्वायर, तो ये Na अपॉन 235 इस n की वैल्यू। और डेल्टा एम सी स्क्वायर कितना होता है? आप जान रहे हैं कि फिजन में 200 MeV की एनर्जी निकलती है, ये 200 MeV लिख दिया। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 200 MeV की एनर्जी 1 में निकलती है, तो वही मैंने आपको बताया। अब E की वैल्यू हो जाएगी, एवोगाद्रो नंबर की वैल्यू रख दी 235 इंटू 200 यानी 5 इंटू 10 की पावर 23 MeV, ये आंसर हो गया। अब ऐसा हो सकता है कि आपके पास जो ऑप्शन हो उसमें मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर ना हो, तो इसलिए अगर आपका जूल में आंसर है तो 5 इंटू 10 की पावर 23 को 1.6 इंटू 10 की पावर -13 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यहां पर मेगा है तो 10 की पावर 6 भी होगा, इसलिए 10 की पावर -19 हुआ है। 10 की पावर 6 और इसका होता है -19, 6 कम कर दो तो -13, ये वैल्यू आ गई जूल में। अगर ये ऑप्शन जूल में भी नहीं दिए, किलोवाट आवर में है, तो इसको किलोवाट आवर में चेंज कर लेना। ये जो वैल्यू जूल में है उसको 3.6 इंटू 10 की पावर 6 से डिवाइड करोगे किलोवाट आवर, ये किलोवाट आवर में होगा। मुद्दा ये कि आंसर ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, आपके पास ऑप्शन कौन से मौजूद हैं उसके हिसाब से आप भिड़ा देंगे, मतलब तभी तो कर पाएंगे, टिकी तो करना है। उम्मीद है ये बात पकड़ पाए होंगे, नोट कर लो इसे आप। तो बेटा करते हैं ये क्वेश्चन। तो लिखा व्हाट इज द पावर आउटपुट ऑफ 235 रिएक्टर। पावर आउटपुट का मतलब होता है एनर्जी पर सेकेंड। इफ इट टेक्स 30 days टू यूज अप 2 किलोग्राम ऑफ फ्यूल, 30 दिनों में 2 किलोग्राम यूरेनियम की खपत है। एंड इफ ईच फिजन गिव्स 185 MeV, हर फिजन हमको 185 MeV देता है। अब पूछा क्या है? पावर यानी एनर्जी पर सेकंड। आइए करते हैं। नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे 2 किलोग्राम यूरेनियम 235 में? वो वही मोलर कॉन्सेप्ट, Na अपॉन 235, एक मोल में इतने 200, मतलब 1 किलोग्राम में Na अपॉन 235, तो 2 किलोग्राम में 1 ग्राम में था तो 2 इंटू 10 की पावर 3, इतना मोल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे इतने नंबर ऑफ एटम आ गए। इसको सॉल्व किया और सॉल्व करोगे तो 5.12 इंटू 10 की पावर 24 एटम्स मिलेंगे 2 किलोग्राम यूरेनियम में। अब एनर्जी रिलीज्ड इन 30 days, इतना नंबर ऑफ एटम, और एक एटम से आपको 185 MeV मिलती है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये वैल्यू देखिए 5.12 10 की पावर 24, ये आ गया 135 को मेगा या मिलियन जो भी बोलते हैं 10 की पावर 6, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व करोगे तो 1.51 इंटू 10 की पावर 14 जूल आ गया। ये कितने दिनों में है? 30 दिनों में। हमसे पूछा पर सेकंड एनर्जी, ये एनर्जी तो आई पूरे 30 दिनों में। तो फॉर पावर एनर्जी रिलीज पर सेकंड, तो जितनी एनर्जी आई है उसको एक सेकंड में लाने के लिए महीने 30 दिन, एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 24 मिनट, 60 मिनट, और एक मिनट में 60 सेकंड, इसलिए आपने इसको डिवाइड कर दिया। अब जो वैल्यू आएगी वो इसको सॉल्व करोगे 58.4 मेगावाट इसकी वैल्यू आ गई। ये पावर रही। तो पावर है एनर्जी पर सेकेंड, इस तरह आप निकाल के इसको कर सकते हो, तो उसको भी नोट डाउन कर लो बेटा। तो बच्चों करते हैं ये क्वेश्चन। ऑब्टेन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए नाइट्रोजन न्यूक्लियस। नाइट्रोजन न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी निकालने वाले हैं इन MeV फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो अभी देखिए निकालते हैं। मास डिफेक्ट डेट टाइम क्या होगा भाई? नाइट्रोजन के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका मास, तो नाइट्रोजन के अंदर 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर की बात कर रहे हैं, ठीक। ये 7 प्रोटॉन और 14 में से 7 गए 7 न्यूट्रॉन। और ये जो एक्सपेरिमेंटल मास है, ये मास कहाँ गया? ये Mn की बात कर रहे हैं, ये वैल्यू हो गई ये नाइट्रोजन का, तो 14.007। अब वैल्यू रख दी। ये देखिए प्रोटॉन का मास यहां दे रखा है, न्यूट्रॉन का मास ये दे रखा था 7 इंटू दिस वन, और Mn की वैल्यू 14 ये दे रखी थी। अब घटा दीजिए तो ये मास डिफेक्ट आ गया AMU के अंदर। अब आप जानते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी क्या हो गई? डेल्टा, एक AMU देसा है 931 MeV, तो यहां पर इतने AMU कितना देगा? इंटू 931 MeV, मल्टीप्लाई कर दीजिए 104.67 MeV के बराबर आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया।
ये क्या आंसर आपको मिला? बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का सीधा कोरिलेशन आप ईबी इज इक्वल टू डेल्टा एमसी स्क्वायर से करते हैं। और अगर इसकी वैल्यू पहले से ही कन्वर्जन कंप्लीट कर रखा है तो एक एएमयू, चाहे आप ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, ये इक्विवेलेंट है 931 अप्रोक्सीमेटली MeV एनर्जी के बराबर। तो इसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। एक एमयू दे रहा था 931 MeV, तो इतना एमयू कितना दिखेगा? 931 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, खत्म। नोट कर लो इसे आप। तो बच्चों करते हैं ये क्वेश्चन। लिखा है एक्सप्लेन न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। बहुत ही सरल, एक ही डायग्राम बना लेते हैं। तो पहली बात हम करते हैं फिजन की। तो फिजन में देखिए यूरेनियम अगर है तो जब ये यूरेनियम टूटेगा, 200 समझाने के लिए 240 ले लेते हैं, मान लीजिए, या 238 ही ले लो, दो लगभग 240 अगर लेके चल रहे हो तो 120 में टूट जाएगा। ये लगभग दोनों सेम में। तो जब ये 120 में टूटेगा तो ये मास नंबर है, तो मास नंबर का मतलब यहां कहीं आ जाएगा। आप जानते हैं लो बाइंडिंग एनर्जी, ये कर्व समझ रहे हो ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन, और ये मास नंबर के बीच में कर्व है, मास नंबर और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन। तो यहां पर यूरेनियम में टूटेगा तो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन सेंटर में या 120 काफी हाई आ जाएगी। हमेशा ध्यान रखिएगा कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन अगर बढ़ती है, EBN जिसे बोलते हैं, तो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस भी बढ़ जाता है काफी, है ना। तो यहां पर जैसे ही बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी, न्यूक्लियस स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये कम बाइंडिंग एनर्जी से ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी में गया तो वो समय एनर्जी रिलीज करेगा। ये एनर्जी रिलीज कर दिया। ये फ्यूजन की कहानी है। फ्यूजन में जो स्मॉलर न्यूक्लाई है वो कंबाइन होके लो बीएन से हाई बीएन जाते हैं, होती यही घटना है। इधर से जाते क्योंकि हाई बीएन तो बीच में ही मिल रहा है, तो लो से हाई में जाते हैं तो ये फ्यूजन रिएक्शन हो जाती है। तो फ्यूजन और फिजन को आप बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्मेट पे या उस कॉन्सेप्ट पे भी समझा सकते हैं, क्योंकि दोनों ही, चाहे फिजन हो, टूटने की घटना हो, चाहे जुड़ने की घटना हो, फ्यूजन, दोनों में लो बीएन से हाई बीएन हो रहा है। लो बीएन इधर थी, हाई बीएन यहां पहुंची, लो बीएन आती है, हाई बीएन यहां पहुंची। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन। उम्मीद है ये बात भी पल्ले पड़ी होगी, इसको नोट कर लिया जाए। तो बच्चों करते हैं ये क्वेश्चन। शो दैट द न्यूक्लियस U38 emitting a proton through the decay process, ये यहां पर यूरेनियम Pa एंड हाइड्रोजन कैन नॉट प्रोसीड स्पॉन्टेनियसली। तो इसको हम कैसे निकालते हैं? हम इसमें से ये देखेंगे कि इससे एनर्जी घट रही है कि बढ़ रही है। अगर घट रही है तो अपने आप नहीं चल पाएगा, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। कैसे? मास डिफेक्ट निकालेंगे पहले। मास डिफेक्ट में इसका मास माइनस इसका और इसका मास। अगर ये हमारा आ जाता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आने का मतलब है कि ये मास और ये जो पहले वाला मास ज्यादा था और बाद का कम था, इसका मतलब है एनर्जी रिलीज हो रही है, आगे कहानी बढ़ सकती है। लेकिन अगर ये यहां पॉजिटिव आए तो, अगर निगेटिव आ जाए तो क्या मतलब है? ये मासेस ज्यादा आ गए। तो ये मासेस अपने आप कैसे ज्यादा हो जाएंगे? हमेशा मास डिफेक्ट होता है एनर्जी जब निकलती है। तो यहां पर देखिए MU की वैल्यू रख दी, या इसको याद कर लें आप, इतना ना समझ पाए तो समझ सकते हैं। वैसे MU की बात कर ली इसकी, और माइनस किया PA और H को, और ये देखिए माइनस फिगर आ गई। ये मास, मतलब ये जो मास था इसमें से ये घटाया, माइनस आ गया, यानी बाद में मास बढ़ गया, इससे मास बढ़ गया, मास डिफेक्ट नहीं हुआ है, तो एनर्जी रिलीज ही नहीं होगी। फिर तो ये स्पॉन्टेनियसली आगे मूव नहीं कर पाएगा। अपने आप चलने के लिए क्या है कि मास डिफेक्ट होना चाहिए पॉजिटिव, जिससे एनर्जी रिलीज हो, फिर वो आगे बढ़ पाएगी इक्वेशन अपने आप स्पॉन्टेनियसली। तो ये माइनस आ गई, और एज द Q वैल्यू फॉर द प्रोसेस इज नेगेटिव, द डीके कैन नॉट प्रोसीड स्पॉन्टेनियसली। समझे? अगर डीके को अपने आप आगे बढ़ना है तो Q की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। Q कैसे निकालते हैं? इसकी एनर्जी में से इसकी एनर्जी घटाकर, पहले की फिर बाद में। तो यहां पर निगेटिव वाली, बाद वाले की आप देख ही रहे हैं, कम हो गई, ज्यादा होनी चाहिए थी। नोट कर लो इसे आप। बच्चों करते हैं ये क्वेश्चन। लिखा है राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स विच डिस्टिंग्विश न्यूक्लियर फोर्स फ्रॉम कूलाम्बियन फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स होता है शॉर्ट रेंज, कूलाम फोर्स होता है लॉन्ग रेंज। न्यूक्लियर फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स सेंट्रल फोर्स नहीं है, जबकि कूलाम्बियन फोर्स सेंट्रल फोर्स है। स्पिन डिपेंडेंट कैरेक्टर होता है न्यूक्लियर फोर्स का, इसका इस स्पिन से मतलब ही नहीं है।
स्पिन इंडिपेंडेंट है। चार्ज इंडिपेंडेंट है, चार्ज है या नहीं है, प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन सब न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच लगता है, ये चार्ज डिपेंडेंट है, विदाउट चार्ज ना लगेगा। दूसरा स्ट्रॉन्ग फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स, और ये कंपेरेटिवली वीक फोर्स है इससे। तो ये कुछ डिफरेंस हो गए न्यूक्लियर और कूलाम फोर्स के अंदर, इसको भी नोट कर लीजिए आप। तो बेटा वीडियो खत्म करने से पहले याद दिलाऊंगा कि अभी समय कम है, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन फिजिक्स के नहीं लगा पाएंगे। इस परेशानी को देखते हुए मैंने नीट श्योर क्वेश्चन बना दिए हैं जो ऑप्टिमाइज्ड हैं आपके नीट वाले एग्जाम को लेके, 2025 को लेके। ये पर चैप्टर 25 क्वेश्चन है जो कि फुली सॉल्व है। इन्हीं क्वेश्चंस को लगाकर, समय कम है क्योंकि, इन क्वेश्चंस को लगाकर आप अपनी बेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपको काफी हेल्प मिलेगी और अच्छा प्रदर्शन आप नीट में कर पाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व होते दिखेंगे। तो इसको नीट श्योर क्वेश्चंस को लेकर लगा मारिए, क्योंकि बहुत ज्यादा क्वेश्चन अब बस के आपके हैं नहीं, समय ही नहीं है। तो नीट श्योर क्वेश्चन जो लेना चाहते हैं बच्चे, वो अरविंद नीट ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद स्टोर सेक्शन में आइए, यहां पर नीट श्योर कोर्स दिखेगा, उसको लेकर तुरंत लगाना शुरू करिए और खत्म कीजिए, और उम्मीद कीजिए कि बहुत शानदार नंबर आपके आ जाएंगे या क्लियर हो जाएगा नीट आपका। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अरविंद नीट चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिजिक्स सुपर इजी भाषा में पढ़ने के लिए मेरे पास 25 साल का एक्सपीरियंस है और आसान भाषा में मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं। तो आप पढ़ के आपके न्यूमेरिकल निकलेंगे, और फिजिक्स में अगर 150 प्लस या 160 नंबर आने लगे तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा, और आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। डॉक्टर बनने का सपना आपका जरूर पूरा होगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।